नमस्कार दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि भाई 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और अब अपन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू करना ज़रूरी भी है। देखो कि भाई पॉलिटी सब्जेक्ट वैसे भी बड़ा सब्जेक्ट है, तो वो वैसे ही जल्दी पूरा होता नहीं है, और ऐसे ब्रेक लेंगे तो और लंबा खिंच जाएगा। तो अपन इसको लंबा नहीं करेंगे और अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखेंगे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी। उसमें अपन ने पढ़ा था राज्य और राष्ट्र की अवधारणा के बारे में, कि कैसे राज्य एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है और राष्ट्र एक कल्चरल कंसेप्ट है। उसके बाद में अपन ने उसमें चर्चा की थी कि भाई राज्य का उदय कैसे हुआ था। तो 3 कंसेप्ट बेसिकली उसमें पढ़े थे। इसके बाद में अपन ने संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे संसदीय व्यवस्था में जहाँ पे दोहरी कार्यपालिका, दोहरी विधायिका हुआ करती है, वहीं पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। जबकि अपने यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण केवल न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, बल्कि जो इंडिया में जो संसदीय व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका जो है वो विधायिका का ही एक पार्ट है। ये सब अपन ने चर्चा की थी। और उसके बाद में अपन ने सेकंड क्लास में पढ़ा था संविधान सभा के बारे में, कि संविधान जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के इलेक्शन हुए थे। 389 सीटों पर इलेक्शन होने थे। उनमें से 93 सीटें जो थी वो तो थी प्रिंसली स्टेट से, जिनसे यानी रियासतों से थी। उनसे तो सीधे सदस्य राजा महाराजाओं द्वारा मनोनीत होकर आने वाले थे। और फिर उसके बाद में 296 सीटें जो बच जाती है ब्रिटिश प्रांतों में से, उनमें भी 4 सीटें तो चीफ कमिश्नरेट से हुआ करती थी। चीफ कमिश्नरेट यानी कि उस समय के केंद्र शासित प्रदेश मान लो एक तरह से। और 292 सीटें जो थी वो ब्रिटिश प्रांतों से थी। तो यहाँ सभी पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे मतलब कि वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जनता ने वोट नहीं किया था, बल्कि जो प्रांतीय विधानमंडल था उसके निम्न सदन के सदस्यों द्वारा वोटिंग की थी। अब प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदस्य के सदस्य कौन होते थे, इनके बारे में अपन ने जाना था कि भाई वर्तमान में अगर देखें विधानमंडल, राज्य स्टेट में जो विधानमंडल होती है उसका निम्न सदन कौन सा होता है, विधानसभा। और विधानसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं, एमएलए। बेसिकली उस टाइम उनको एमएलए नहीं कहा करते थे, लेकिन एक तरह से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो एमएलए द्वारा वोट किए गए। तो इस तरह से विधानसभा का इलेक्शन हुआ था। और जो इलेक्शन मेथड था वो कौन सा था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमण मत द्वारा, जिसके बारे में अपन ने बात की थी कि भाई इसका आगे जिक्र करेंगे जब प्रेसिडेंट इलेक्शन पढ़ेंगे तब। इसके बाद में इलेक्शन के रिजल्ट देखे थे। पहले सीटों का बंटवारा किया गया, भाई सामान्य के लिए सीटें आरक्षित की गई थी 278 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित की गई, और 4 सीटें सिख रिजर्व रखी गई, और 4 जो चीफ कमिश्नरेट की थी। फिर जो नतीजा है उनमें 199 सीटों पर तो आ गई थी कांग्रेस। सामान्य वाली 210 सीटें थी, उनमें से 199 पर कांग्रेस आई थी। और लीग की 3 सीटों पर भी कांग्रेस थी, और सिख रिजर्व की 3 सीटें थी उन पे भी कांग्रेस थी, और 3 चीफ कमिश्नरेट पर कांग्रेस थी। इस प्रकार टोटली देखे तो 208 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। और लीग की बात करें तो 73 सीटों पर लीग की जीत हुई थी, और 15 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। तो इस प्रकार से अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि भाई संविधान सभा जो थी वो बहुदलीय पार्टी वाली सभा थी, मतलब उसमें कोई एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं होके बहुत सारी पार्टियां थी। तो इसके बारे में पढ़ा। और जब नतीजे आए तो फिर लीग ने विद्रोह शुरू कर दिया था। जिन्ना के नेतृत्व में विद्रोह होने लग गए थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित हो गया, और जगह जगह पर विद्रोह भड़क गए थे। तो उसके कारण से जिन्ना को समझाने की वजह से, जब समझा रहे थे लोग, जो बड़े बड़े नेता थे वो, लेकिन जिन्ना नहीं समझ रहे थे, तो इस वजह से संविधान सभा की जो कार्यवाही है वो भी काफी लेट शुरू हुई थी। क्योंकि अब देखो जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो गए, लेकिन जो पहली बैठक जो होती है संविधान सभा की वो होती है 9 दिसंबर 1946 में। फिर दूसरी होती है 11 दिसंबर 1946, और थर्ड बैठक जो होती है 13 दिसंबर 1946 में। तो अपन ने देखा कि भाई पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, जिन्होंने की परमानेंट, उनका कार्य था कि परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव करना और जो सदस्य है उनको शपथ दिलाना था। और जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और इसके बाद में जो थर्ड बैठक हुई थी
उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। यहीं तक अपन ने पढ़ा था। और इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि भाई संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, तो 15 महिला सदस्य संविधान सभा में थी, जिनके नाम भी अपन ने याद किए थे, वो आप और रिवाइज कर लेना, याद हो जाएंगे। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि राजस्थान से कितने सदस्य संविधान सभा में थे, ये देखा था। और अपन ने एक फैक्ट और देखा कि हाँ उसमें ये याद रखना था कि भाई जो महिलाएं थी उनमें एक महिला थी सॉरी एनी मास्करीन जो महिला थी, वो एकमात्र महिला ऐसी थी जो रियासत से मनोनीत होकर आई थी, और वो थी कोचीन रियासत से। ठीक है, ये अपन ने जिक्र किया होगा, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लिया। और इसके बाद में अपन ने कौन कौन सी रियासतों से सर्वाधिक सीटें थी उनके बारे में भी पढ़ लिया था। और इसके बाद में आगे अपन ने क्लास ड्रॉप करते टाइम पढ़ा था कि भाई अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि कब पारित हुआ था, 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। तो अपनी क्लास इसमें अपनी जो क्लास होगी इसमें बेसिकली अपन पढ़ेंगे कि भाई आज उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव के क्या प्रोविजन थे, और उसके बाद में कुछ समितियों के नाम वगैरह पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, तो बेसिकली उद्देश्य प्रस्ताव था क्या, ये प्रस्ताव रखा गया कहाँ पर, संविधान सभा में रखा गया। कब रखा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब रखा गया, यहाँ पे संविधान सभा ही लिख देते हैं। कब रखा गया था, 13 दिसंबर 1946। और ये पारित कब हो गया था, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रोविजन रखे गए थे। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, बेसिकली इसको अपन देखें तो एज ए इंडेक्स देख सकते हैं, या एज ए परफॉर्मा देख सकते हैं कि भाई प्रारंभिक जो परफॉर्मा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भाई संविधान जो बनने जा रहा है इंडिया का, उसमें क्या क्या प्रोविजन होंगे, कि नागरिकों को क्या अधिकार दिए जाएंगे, या फिर भारतीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट थे जो कि उद्देश्य प्रस्ताव में थे। या फिर ऐसे देख ले भी, ऐसे इंडेक्स भी देख सकते हैं इसको, उद्देश्य प्रस्ताव को। और उद्देश्य प्रस्ताव की जो चीजें हैं वही सारी आगे चल के प्रस्तावना में शामिल की गई है। तो इस प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव में जो प्रोविजन थे वो मुख्य प्रोविजन अपन यहाँ पे याद करेंगे। तो इसमें लगभग 10 प्रोविजन अपन याद करेंगे। तो पहला प्रोविजन जो था वो क्या था, वो ये था कि भाई स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य होगा। क्या होगा, स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य होगा। पहला जो प्रोविजन था वो था स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य होगा। गणराज्य होगा जिसके संविधान का निर्माण किया जाएगा। अब यहां पे कहा गया है भाई, ये बात हो रही है अपने 22 जनवरी 1947 की। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि भाई स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य होगा। 22 जनवरी 1947 के बाद की बात हो रही। तो यहाँ पे ये तो क्लियर था कि भाई संविधान बन रहा है, तो देश जब भी स्वतंत्र होगा तो उसके बाद संविधान लागू होगा। तो यहाँ पे कहा कि भाई स्वतंत्र होगा, एक स्वतंत्र भारतीय गणराज्य। गणराज्य का मतलब ये था कि भाई ये तो फिक्स था कि भाई स्वतंत्र तो कर रहे हैं, लेकिन भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा, यानी कि ब्रिटिशर्स पूरी तरह से मुक्त नहीं करेंगे। यानी कि हेड ऑफ स्टेट जो, जैसे कि अभी अपन देखे गणराज्य में, जैसे कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, तो ये अपना हेड ऑफ स्टेट किसे मानते हैं अभी तक, जो ब्रिटिश महाराजा या महारानी जो भी है उसको अपना हेड ऑफ स्टेट मानते हैं। तो उस प्रकार से डोमिनियन स्टेट बनाया जाना था भारत को। तो स्वतंत्र संप्रभु का मतलब तो आपको पहले अपन पढ़ चुके हैं कि भाई अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा। तो स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य होगा जिसके लिए संविधान का निर्माण किया जाना है। उसके बाद में अपन ने बात की थी दूसरे नंबर पे कि इस भारतीय गणराज्य में ये जो स्वतंत्र भारतीय क्षेत्र होगा उसमें क्या क्या शामिल होंगे। स्वतंत्र भारतीय क्षेत्र में शामिल क्षेत्र, तो कौन कौन से क्षेत्र शामिल होने वाले थे। तो बेसिकली इसमें यहाँ पे अपन बात करेंगे, एक तो ब्रिटिश भारत,
क्या था? ब्रिटिश भारत मतलब कि जो जितना भी ब्रिटिश सरकार जहां पे भी शासन कर रही थी वो था। दूसरे थे हम भारतीय क्षेत्र। भारतीय क्षेत्र मतलब कि यहां पे भारतीय क्षेत्र से अपन लेंगे रियासतें। क्या थी? रियासतें हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात की थी अन्य भारतीय क्षेत्र। अन्य भारतीय क्षेत्र को अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि गोवा या पुडुचेरी। तो गोवा पुडुचेरी बेसिकली क्या है कि भाई गोवा पुडुचेरी जब देश आजाद हुआ था तब अपने पास नहीं हुआ करते थे। तो वो बेसिकली थे तो हिस्सा भारत का ही, लेकिन वो पुर्तगाल गोवा पुर्तगालियों के अधीन और फ्रांसीसियों जैसे पुडुचेरी और गोवा ये पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के अधीन हुआ करते थे। तो वो उनको भी बाद में स्वतंत्र कराया गया और उनको भी भारत में मिलाया गया। तो इन्होंने पहले ही कह दिया था कि अन्य भारतीय क्षेत्र ऐसे कोई क्षेत्र है जो दूसरी कंट्री के अधीन है, उनको भी बाद में मुक्त करा के भारत में मिलाया जाएगा, तो भी उनका संविधान सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल अपन लेंगे गोवा पुडुचेरी का। ठीक है, और उसके बाद में अपन बात करते हैं अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र का मतलब हो गया कि भाई अन्य कोई भी क्षेत्र, इसको भी जो स्वेच्छा से मिलना चाहे। इसमें अपन एग्जांपल लेंगे सिक्किम का। तो सिक्किम का क्या मामला है? अन्य क्षेत्र मतलब कि सिक्किम एक पहले देश हुआ करता था जो कि 1975 में इंडिया में विलय हुआ था। यहाँ पे चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था और बेसिकली चोग्याल वंश का शासक भाग जाता है, फिर वो वहाँ पे जनमत संग्रह करवाया जाता है। तो काफी भारी संख्या में जनमत संग्रह भारत के पक्ष में आता है, तो फिर इसको भारत में शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि भाई भारतीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत तो था ही, रियासतें थी, और अन्य भारतीय क्षेत्र गोवा पुडुचेरी थे, और अन्य क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में मिलना चाहे। अभी वर्तमान में अगर कह दें कि भाई जैसे कि भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये भी अगर मिलना चाहे तो उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन कोई अलग से नहीं बनाया जाएगा। हाँ, हालांकि वहां की जनता के लिए कुछ अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन जो मूल ढांचा होगा ना वो यही रहेगा। और अगली बात करते हैं अपन, अगले प्रोविजन की बात करते हैं। तो वो ये है कि भाई राज्य जो होंगे उनको क्या दी जाएगी? एक तो दी जाएगी स्वायत्तता दी जाएगी, और अवशिष्ट शक्तियां किनको दी जाएगी? राज्यों को दी जाएगी। अब अवशिष्ट शक्तियां क्या होती? वे शक्तियां जो कि ना तो केंद्र सूची में, ना तो संघ सूची में है और ना ही राज्य सूची में होगी, उनको अवशिष्ट शक्तियों की संख्या दी जाएगी। और जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो किनको दी जाएगी? राज्यों को दी जानी थी। जब भी हालांकि ऐसा नहीं है, वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियों पर किसका अधिकार है? तो वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार केंद्र सरकार का है। तो ये बात कही कि भी राज्यों को स्वायत्तता दे देंगे और अवशिष्ट शक्तियां भी राज्यों को दे दी जाएगी। और जो चौथी बात जो थी वो ये थी कि भी स्वतंत्र भारतीय जो गणराज्य होगा उसमें शासन की अधिकारिता क्या थी? एक दो वर्ड आते हैं यहाँ पे। एक तो शासन की अधिकारिता, मतलब शासन की अधिकारिता है शासन का अधिकार। शासन की अधिकारिता और एंड सोर्स ऑफ पावर, मतलब शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत क्या होगा? जनता। तो यहाँ पे अपन ने चार प्रोविजन पढ़ लिए। एक तो क्या होगा कि स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य होगा, और दूसरा पढ़ा भी स्वतंत्र भारतीय क्षेत्र में शामिल क्षेत्र कौन से होंगे, और राज्यों को क्या दी जाएगी? स्वतंत्र स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियां। स्वायत्तता मतलब यहाँ क्या था कि भाई जो राज्य के जो डिसीजन होंगे उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे कि अभी देखते हैं अपन की राजस्थान की जो भी सरकार बनेगी, नई सरकार, अगर वहां यहाँ के चीफ मिनिस्टर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें मोदी जी कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ऐसी बात इसमें कही गई थी। और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को देने की बात कही, और सोर्स ऑफ पावर जो है वो जनता होगी। वर्तमान में यही है, भाई लोकतंत्र जो है उसमें सोर्स ऑफ पावर किसे माना गया? जनता को माना गया है, क्योंकि सारी शक्तियां जो है वो जनता अपने नेताओं को वोटिंग के माध्यम से प्रदान करती है। तो चार प्रोविजन ये हो गए। अब पढ़ते हैं कुछ आगे के प्रोविजन।
तो आगे अपन पढ़ते हैं कि भाई अब बात आती है नागरिकों के लिए क्या प्रोविजन रखे गए। ये तो स्टेट के लिए हो गए और ये तो देश की और राज्यों की बात हो गई, लेकिन अब नागरिकों के लिए क्या प्रोविजन किए जाने थे। तो इसमें कहा गया है कि भाई कितने हो गए थे, 4 हो गए थे क्या हमने, हाँ 4 ही हो गए नागरिकों को। अब नागरिकों के लिए क्या प्रोविजन किया गया है, तो नागरिकों को दिया जाएगा न्याय। न्याय दिया जाएगा कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक। 3 प्रकार का क्या दिया जाएगा, न्याय दिया जाएगा। और दी जाएगी स्वतंत्रता। नागरिकों को क्या दी जाएगी, स्वतंत्रता। न्याय तो 3 प्रकार का पढ़ लिया अपन ने। और हाँ एक बात याद रखो, ये जो अपन मैं जब लिख रहा होता हूँ और बोल रहा होता हूँ ना, तो आप भी साथ साथ बोलना क्लास लेते टाइम, ताकि आपको क्या याद रह जाए। क्या होता है कि चीजें बेसिकली बोल बोल के अगर अपन साथ साथ बोलते हैं ना, तो वो अच्छे से याद रहती है और लंबे समय तक भी याद रहती है, ताकि बाद में रिविजन करो ना आप, तो जैसे ही सामाजिक बोलोगे तो आर्थिक राजनीतिक अपने आप आपके मुंह पे आ जाएगा। तो अब बात करते हैं अपन, नागरिकों को क्या दी गई, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने टाइप की थी, यहाँ पे स्वतंत्रता 8 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। कितने टाइप की, 8 प्रकार की। अब इस 8 प्रकार की स्वतंत्रता को याद कैसे करेंगे अपन, कि जैसे कि भाई मैं हूं, ठीक है, मेरे दिमाग में कोई विचार आया, जैसे कि भाई कोई भी विचार आया, मेरे धर्म को लेके कोई विचार आया या किसी भी बात को लेके कोई विचार आया, और मेरा दोस्त है, जैसे कि मेरा रूम पार्टनर है ये, वैसे तो कुछ काम का है नहीं मेरा रूम पार्टनर, फिर भी इसका एग्जाम्पल दे ही देता हूँ। तो ये है जैसे कि, और मेरे माइंड में कोई विचार आया तो मैंने उसको अभिव्यक्त किया, इसको बताया मैंने, यानी कि अभिव्यक्त किया। विचार आया, उसको अभिव्यक्त किया, और उसने मुझ पर कर लिया विश्वास, उसने विश्वास किया, और जो विचार था वो बेसिकली था धर्म से रिलेटेड। तो यहाँ पे 4 बातें नोट करना, विचार आया, उसको अभिव्यक्त किया, अगले ने विश्वास करके धर्म को अपना लिया मेरे, और उसकी क्या करने लग गया, उपासना। तो यहाँ पे 5 चीजें हो गई, विचार आया, अभिव्यक्त किया, विश्वास करके धर्म को अपना के उपासना करने लगे। फिर धर्म को अपना लिया तो फिर क्या करेंगे, अब हम दोस्त हो गए तो हम बनाएंगे, अब एक संघ बनाएंगे, ठीक है, एक कमेटी बनाएंगे या संघ बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें अब करना है व्यवसाय, धंधा करना है, कोई भी काम करना है, तो व्यवसाय करने के लिए संघ बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, व्यवसाय करने के लिए, और व्यवसाय में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो यही है 8 प्रकार की स्वतंत्रता। बेसिकली ऐसे याद रखोगे तो अच्छे से याद रहेगी। तो कौन कौन सी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, फिर बनाया संघ और व्यवसाय और कार्य। ये हो गई अपनी 8 प्रकार की स्वतंत्रता। फिर प्रदान की गई नागरिकों को समानता या समता कहेंगे। तो यहाँ पे 3 प्रकार की समता प्रदान की गई, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो थी प्रतिष्ठा, दूसरी थी अवसर, और तीसरी थी विधि के समक्ष। तो यहाँ पे जो नागरिकों के लिए प्रोविजन किए गए थे वो क्या किए गए थे, वो ये था कि भाई नागरिकों को न्याय प्रदान किया जाएगा। कैसा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों प्रकार का न्याय नागरिकों को प्रदान किया जाएगा। नागरिकों को न्याय प्रदान करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो स्वतंत्रता थी वो कितनी थी, 8 प्रकार की। आगे अपन पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रस्तावना, उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की ही बात करी गई है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, संघ, व्यवसाय और कार्य। ये ऐसे के ऐसे एज इट इज याद होनी चाहिए। तो आप एक माइंड मैप बना के चलेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था दोस्त का, उसी टाइप से याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगी, या फिर रट के तो फिर करनी ही है याद। और उसके बाद में अपन ने बात की थी समता यानी समानता। समानता कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की। एक तो प्रतिष्ठा में सबको अधिकार है कि वो प्रतिष्ठा प्राप्त करे किसी और से। और दूसरा था अवसर की समता, यानी कि किसी को भी कोई भी अपॉर्चुनिटी या अवसर प्राप्त हो रहा है तो उससे वंचित नहीं किया जाएगा।
और तीसरा था विधि के समक्ष, यानी कि कानून के समक्ष सभी के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। तो अपन ने बात की थी 10 प्रोविजन पढ़ेंगे इसमें, तो अपने हो गए 7 तो ये हो गए। अब बात करते हैं 3 और बच गए उनकी, ठीक है। हाँ, तो उद्देश्य प्रस्ताव में जो अगला प्रोविजन था वो था अगला प्रोविजन ये था कि भाई जो भारतीय गणराज्य है उसका प्राचीन काल से ही बहुत ही इंपॉर्टेंस रही है। भारतीय गणराज्य की प्राचीन काल से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है। तो उस इंपॉर्टेंस को अपन को क्या करना है, बनाए रखना है और शांति व कल्याण के लिए कार्य करना है, ठीक है। और एक ये था कि भाई कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रयास अपन को करने होंगे। वो कुछ वर्ग कौन से होंगे, जैसे कि अपन यहाँ पढ़ लेते हैं, जैसे विशेष प्रयास करने होंगे, लिखते चलते हैं ताकि फ्लो बना रहे हैं। विशेष प्रयास, तो यहाँ पे बेसिकली तीन क्या बोलते हैं, 3 क्षेत्र नहीं, क्षेत्र नहीं बोलेंगे, 3 कम्युनिटी के लिए अपन को करने थे विशेष प्रयास। तो पहली जो थी वो तो थी माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत थी। और दूसरा था जनजातीय क्षेत्र, क्या थे, जनजातीय क्षेत्र। और तीसरा जो था सामाजिक रूप से पिछड़े व वंचित वर्ग, इनके लिए क्या किए जाने थे, विशेष प्रयास। यानी कि विशेष प्रयास इनके लिए किए जाने थे। माइनॉरिटी जो तो एक तो है अल्पसंख्यक जो है उनके लिए किए जाएंगे विशेष प्रयास। दूसरा था जनजातीय क्षेत्र में बेसिकली यहाँ पे काउंट हुए थे अपने नॉर्थ इंडिया के जो नॉर्थ क्या असम अरुणाचल प्रदेश के जो प्रदेश थे वो काउंट हुए थे इसमें, ठीक है। एक सेकंड का टाइम लूंगा मैं। जो आपने जो सप्तभगिनी स्टेट जिन्हें कहते हैं असम नागालैंड, वैसे बेसिकली उस टाइम तो असम ही बड़ा स्टेट हुआ करता था। तो असम का जो जनजातीय क्षेत्र था उसको इसमें काउंट किया गया। और यहाँ पे आता है सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वंचित वर्ग, यानी कि ये लोग वे थे जो मेन स्ट्रीम से तो जुड़े हुए थे। जैसे कि अपने राजस्थान में कोई जनजाति निवास करती है, या फिर छत्तीसगढ़ में, या फिर एमपी में कोई जनजाति निवास करती है, वो मेन स्ट्रीम से तो जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए विशेष प्रयास किए जाने थे। और अगला जो प्रोविजन है वो ये है कि भाई भारत की अखंडता को बनाए रखना। क्या बनाए रखना, अखंडता को बनाए रखना, प्लस बनाए रखना तथा इसके जल थल और नभ पर संप्रभु अधिकार को बनाए रखना। क्या करना, संप्रभु अधिकार को बनाए रखना, ठीक है। ये बात हो गई। और जो लास्ट जो बात करी थी, उन्होंने कहा था कि प्राचीन काल से ही, अपन एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत का वर्ल्ड की वाइज देखे तो काफी इंपॉर्टेंस रहा है। जैसे कि विश्व गुरु की उपाधि भारत को प्राप्त की, सोने की चिड़िया कहा जाता था, ऐसी कुछ उपाधियां हैं विश्व गुरु जैसा। तो हालांकि भारत के युवाओं को देखकर लगता नहीं है कि ये विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन निरंतर अपन प्रयासरत हैं और प्रयासरत रहेंगे ताकि एक दिन विश्व गुरु के रूप में वापस उठकर आएंगे। अभी देख ही लो, विश्व गुरु हो ही गए एक तरह से। देखो तुम, ब्रिटेन के पीएम अपने यहाँ के, वहां पे यूएसए में प्रेसिडेंट की लड़ाई चल रही है, उसमें भी अब इंडियन पीछे नहीं रहने वाले हैं। और अभी एक लेटेस्ट बने थे, कहाँ के बने थे वो, जी याद नहीं आ रहा, वहां के प्रेसिडेंट बने थे, वो भी इंडियन थे, इंडियन मूल के थे। तो इंडियंस वैसे कहीं पीछे नहीं है विश्व गुरु बनने में, हालांकि देर नहीं है वापस। तो जो ये विश्व गुरु जैसी उपाधियां है उनको अपन जो एक तरह से कहते हैं इज्जत जो है विश्व में भारत की, उसको बनाए रखना तथा विश्व शांति व कल्याण के लिए कार्य करते रहना। प्राचीन काल से
जो भारत की इमेज है बनाए रखना तथा विश्व शांति व कल्याण हेतु कार्य करना। ठीक है, ये 10 प्रोविजन हो गए। ये 10 प्रोविजन आप चाहो तो अपने नोटबुक में उतार भी लेना, ताकि वापस रिवाइज करो तो अच्छे से याद हो जाए। विशेष प्रयास किसके लिए करेंगे? माइनॉरिटी के लिए, जनजाति क्षेत्रों के लिए। यहाँ पे बेसिकली असम वाला रीजन आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे अपन ना असम वाला क्षेत्र। और उसके बाद में सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वंचित वर्ग, फिर अखंडता को बनाए रखना तथा जल थल नभ पर संप्रभु अधिकार को बनाए रखना, फिर प्राचीन काल से जो भारत की इमेज है दुनिया में उसको बनाए रखना तथा विश्व शांति व कल्याण के लिए कार्य करना। तो अब अपन फटाफट एक बार 10 के 10 जो प्रोविजन अपन ने पढ़े उद्देश्य प्रस्ताव के, उनका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या था? स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना की जाए तथा उसके सॉरी तो पहला क्या था? स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना की जाए तथा उसके लिए संविधान का निर्माण किया जाए। दूसरा ये था कि भाई स्वतंत्र भारतीय गणराज्य होगा, उसमें क्या क्या शामिल होंगे? ब्रिटिश प्रांत, जो देसी रियासतें थी वो, और अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे गोवा पुडुचेरी, और अन्य क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में मिलना चाहे जैसे कि सिक्किम 1975। उसके बाद अपन ने एग्जाम्पल लिया था किसका? उसके बाद एग्जाम्पल क्या, सॉरी, उसके बाद थर्ड प्रोविजन अपन ने पढ़ा था कि राज्यों को दी जाएगी स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दे दी जाएगी। और फिर अपन ने पढ़ा था कि शासन की अधिकारिता, जो भारतीय गणराज्य होगा उसमें शासन की अधिकारिता और शक्तियों का जो केंद्र होगा, सोर्स ऑफ पावर जो होगा वो होगी जनता। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, कैसा कितने प्रकार का? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 8 प्रकार की स्वतंत्रता, कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, संघ, व्यवसाय और कार्य करने की स्वतंत्रता। उसके बाद में अपन ने पढ़ा 3 प्रकार की समता, कैसी? प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष समता। फिर अपन ने पढ़ा जो 8वां प्रोविजन था वो था कि भाई विशेष प्रयास किए जाएंगे। किसके लिए किए जाएंगे? एक तो थे माइनॉरिटी, एक था जनजातीय क्षेत्र, और थर्ड जो था सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वंचित वर्गों के लिए। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि भाई क्या बोलते हैं उसको, अखंड भारत की अखंडता को बनाए रखना तथा जल थल नभ पर संप्रभु अधिकार को बनाए रखना। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि भाई भारत की जो एंशिएंट हिस्ट्री में जो इमेज बनी हुई थी, उस विश्व गुरु जैसी उपाधियां जो धारण की थी वो बनी रहनी चाहिए, और विश्व शांति व कल्याण के लिए अपन क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो ये हो गया अपना उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव हो गया। तो 1 सेकंड का मैं टाइम लूंगा, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद में कंटिन्यू कर ही रहे हैं अपन। हाँ, तो अब अपन कंटिन्यू करते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे कुछ प्रमुख समितियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कुछ प्रमुख समितियों के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां। अब भाई प्रमुख समितियां क्यों बनाएंगे? तो वर्क ऑफ डिवीजन के लिए प्रमुख समितियां क्या की गई? बनाई गई। अब प्रमुख समितियां बनाई गई, वैसे वर्तमान में भी अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग कार्य सौंपा जाता है, उसी प्रकार से उस वक्त भी अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी और उनके अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए थे। तो यहाँ पे अपन कुछ समितियों का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले जो थी वो थी संघीय संविधान समिति। दूसरी थी संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति। और जो थी तीसरी जो थी वो थी भारतीय राज्यों के लिए समिति। भारतीय
राज्यों के लिए समिति। ये जो तीन समितियां थी, जो तीन समितियां ये थी, इनके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, JLN शॉर्ट में लिखेंगे अपन। जवाहरलाल नेहरू इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे बात करते हैं संघीय संविधान समिति, यानी कि संघ का जो संविधान होगा, केंद्र का जो संविधान होगा, उसके लिए अलग से समिति बनाएगी। फिर आता है संघीय शक्ति समिति, यानी कि संघ के पास, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी शक्तियां होगी, वो ये समिति डिसाइड करने वाली थी। और फिर थी भारतीय राज्यों के लिए समिति, यानी कि जो राज्य होंगे उनको कैसी शक्तियां प्रदान की जाए, या राज्यों के लिए क्या क्या प्रोविजन किए जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए ये समिति बनाई गई थी। और ये तीनों जो एक तरह से इंपोर्टेंट समितियां तो यही होगी, और इन तीनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को ही क्यों बनाया जाए। तो यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि जवाहरलाल नेहरू को तीन समितियों का अध्यक्ष क्यों बनाया गया। तो आपको बताना चाहूंगा कि भाई यहाँ ये बात हो रही है, 22 जनवरी 1947 के बाद की बात हो रही है ना। तो यहाँ तक तब तक क्या हो चुका था कि भाई अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था, और जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो अभी वर्तमान में भी अपन देखते हैं कि भाई कोई भी जैसे कि भाई कोई भी इम्पोर्टेंट जो समिति होती है उसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? प्रधानमंत्री को ही बनाया जाता है ना वर्तमान में भी। तो उसी वजह से यहाँ पे भी जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री इन समितियों का अध्यक्ष बनाया गया। फिर आगे अपन बात करते हैं प्रांतों के लिए प्रांतीय संविधान समिति, यानी कि प्रांत, ब्रिटिश प्रांत जो होंगे, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, यानी कि प्रांतों के लिए जो संविधान होगा उनके लिए समिति का गठन किया गया, और इसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गुजराती थे ये। अब इनको अगर आगे से लिखेंगे SVP, ध्यान रखना क्या लिखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को SVP। और जो फिर जो समितियां बनी थी उसके तहत कुछ उप समितियों का भी गठन किया जाना था। जैसे कि एक थी मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। दूसरी थी अल्पसंख्यक। तीसरी थी जनजातीय क्षेत्र। और चौथी थी आंतरिक व बाह्य क्षेत्र। अब ये जो चार थी, इन पे बेसिकली ये जो था आंतरिक व बाह्य क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, इन पर 5 उप समितियों का गठन किया जाना था। कितनी? 5 उप समितियों, 5 उप समितियां गठित की जानी, लेकिन 5 नहीं होके 4 उप समितियां ही गठित हो पाई। 4 क्यों हो पाई? क्योंकि एक जो जनजातीय रीजन था वो बेसिकली देश आजाद होने के बाद उधर चला गया था, पाकिस्तान में चला गया। तो यहाँ पे जो 4 उप समितियां गठित हुई थी वो कौन कौन सी थी, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहली जो थी वो थी फंडामेंटल राइट। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? JB कृपलानी। यानी कि मौलिक अधिकार उप समिति जो बनाई थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे JB कृपलानी को। दूसरी थी माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे HC मुखर्जी। और ये दोनों क्षेत्र अपन ने बात की थी भाई असम के लिए आते हैं। तो यहाँ पे अपन असम में अपन बात करते हैं, एक तो था जनजातीय क्षेत्र। यहाँ पे थे गोपीनाथ बोरदोलाई। और जो थी आंतरिक व बाह्य क्षेत्र, यहाँ पे चौथी उप समिति होगी आंतरिक व बाह्य। यहाँ पे जो बनाए गए थे वो थे AB ठक्कर। कौन थे?
एवी ठक्कर। ठीक है, ये हो गया। तो ये कुछ समितियां हो गई। 5 समितियां अपन ने पढ़ ली, संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और भारतीय राज्यों के लिए समिति। इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में अपन ने बनाई हुई प्रांतीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये जो इस समिति उप समितियां बनी थी वो किस समिति के अंडर में बनी थी? इस समिति। और यहाँ जो अध्यक्ष थे, इनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे इनके अध्यक्ष। तो ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट के लिए उप समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जैविक कृपलानी को। फिर माइनॉरिटी के लिए बनी, उसके लिए बनाए गए थे एच.सी. मुखर्जी को। और असम वाले रीजन में जनजाति क्षेत्र के लिए जो गठित हुई थी उसके लिए गोपीनाथ बोरदोलोई को। और आंतरिक व बाह्य क्षेत्र के लिए एवी ठक्कर को। ठीक है, ये पढ़ ली। अब कुछ समितियां और बच जाती हैं, उनके बारे में अब आगे चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, तो ये जो लिखता हूं ना मैं, इसको आप शॉर्ट में उतारना ना भूलें, ताकि क्लासरूम में अपन कभी पढ़े नोट्स बनाए तो पहले से याद हो ना, तो जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में अपन प्रमुख समितियों में 1-2 समितियां और रह जाती है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक थी संविधान सभा की कार्य समिति। क्या थी? संविधान सभा की कार्य समिति। संविधान सभा की कार्य समिति थी, उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। अब 2 समितियां और पढ़ते हैं अपन। एक तो थी प्रक्रिया के नियम समिति, यानी कि जो प्रोसेस होगी संविधान सभा की, जो प्रोसेस होगी उसके क्या क्या नियम होने चाहिए, किस नियमों के अकॉर्डिंग संविधान सभा कार्य करेगी। प्रक्रिया के नियम समिति, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किसको बनाना दिया? प्रक्रिया के नियम तो कौन बनाएगा? अध्यक्ष ही बनाएगा एक तरह से। तो यहाँ पे बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यही अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और अब एक समिति आती है राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग के लिए, राष्ट्रीय ध्वज सॉरी राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति। क्या थी? राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति। तो राष्ट्रीय ध्वज के लिए जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद को। ये क्या थी? ये क्या थी? राष्ट्रीय ध्वज। अब बात आती है राष्ट्रीय ध्वज के लिए भी समिति का गठन क्यों करना पड़ा। तो बेसिकली बात है ये थी कि भाई 3 जून 1947 तक जब लॉर्ड माउंटबेटन जब गवर्नर बन चुके थे, गवर्नर एज ए गवर्नर आए थे, तो 3 जून 1947 तक उन्होंने क्या किया था? भी दोनों पार्टी कांग्रेस और लीग को 2 देश बनाने के समझौते पर मंजूरी दिलवा दी थी। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि भाई दंगे फसाद हो ही रहे थे, जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए थे तब से दंगे ही चल रहे थे। और कोई भी 2 देश के पहले तो बोले, हालांकि विभाजन के समर्थक भी नहीं थे, लेकिन अब विभाजन भी करना था, लेकिन कुछ समर्थन में नहीं थे, कुछ थे। तो फिर ऐसे पूर्ण समर्थन नहीं मिल पा रहा था कि भाई क्या किया जाए। तो ऐसे में माउंटबेटन आए, तो इन्होंने अपना एक प्लान दिया कि भाई या तो तुम 2 देश के बंटवारे पर एग्री हो जाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरा जो बाल्कन प्लान है वो तैयार है। बाल्कन प्लान क्या था? बेसिकली कि भाई यूरोपीय कंट्रीज में एक बाल्कन क्षेत्र है, वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज है, पता ही नहीं चलता कि भाई कब देश शुरू हुआ और कब देश खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम दो देश बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 देश बना लो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि भाई अगर तुमने 2 देश के इस 2 देश के जो 2 देश का जो ये है विचार, उस पर अगर समर्थन नहीं दिया तो मैं तुम्हारे देश के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम भूल जाओगे कि भाई कहाँ भारत शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। तो फिर भाई सबने सहमति जताई कि भैया ठीक है, 2 कंट्री बन रहे तो 2 कंट्री तो सही है, भारत के टुकड़े इतने भी नहीं करवाने चाहिए थे। और सेम बात कम्युनिस्टों ने भी कही थी, जब अलग अलग लोगों के विचार जाने थे तो कम्युनिस्टों ने भी कहा था, साम्यवादी जो थे उन्होंने भी कहा था कि भाई देश के तो 17 टुकड़े कर दिए जाएं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और आशा है कि ऐसा आगे भी नहीं होने वाला। अब तो भारत के टुकड़े नहीं होंगे, क्योंकि अभी खालिस्तानी मूवमेंट था उनका भी दमन कर दिया गया। तो ऐसे भले ही मूवमेंट चलते रहेंगे पर लेकिन अब हम टुकड़े नहीं होने देंगे।
तो बात ये थी कि भाई जब उन्होंने एग्री कर लिया दोनों पार्टियों को, तो फिर क्या किया कि भाई 4 जुलाई 1947 को उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पेश किया, जो प्रस्ताव ये था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से रिलेटेड था। तो जिस 4 जुलाई 1947 को उन्होंने प्रस्ताव पेश किया और 18 जुलाई 1947 को प्रस्ताव पारित भी करवा लिया। मात्र 14 दिनों में माउंटबेटन ने संविधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित करवा लिया और उसमें कहा गया, उसमें साफ साफ बताया गया कि भाई 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा और दो देश पाकिस्तान और भारत, दो देशों का निर्माण किया जाएगा। दो देशों का निर्माण किया जाएगा। अब इधर संविधान सभा के लिए टेंशन बढ़ी कि भाई 15 अगस्त तो आने वाला है और अपने तो नेशनल फ्लैग भी तैयार नहीं है। और अगर किसी ने सुझाव दिया कि भाई क्यों ना कांग्रेस पार्टी का जो नेशनल फ्लैग, कांग्रेस पार्टी का जो फ्लैग है उसी को नेशनल फ्लैग मान लिया जाए, क्योंकि जो 1930 से बेसिकली जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे 26 जनवरी को, उसमें कांग्रेस का फ्लैग ही लहराया जाता था। लेकिन कुछ विचारकों ने अपना मत रखा कि भाई अगर अपन कांग्रेस पार्टी का जो फ्लैग है उसको नेशनल फ्लैग बनाते हैं तो बाकी जो पार्टियां हैं वो विरोध करेगी कि भाई ये तो एक पार्टी का फ्लैग है, इसको नेशनल फ्लैग नहीं बनाया जा सकता। तो उसके लिए तुरंत प्रभाव से एक समिति का गठन किया गया, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति। अब वहां पे ये बात है कि भाई अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो फिर लोगों ने कहा कि क्यों ना जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं को अध्यक्ष बना लिया जाए। तो फिर राजेंद्र प्रसाद को ही अध्यक्ष बनाया गया और इस समिति का गठन हुआ था उसके तुरंत बाद। जैसे 18 जुलाई को 1947 को तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था और इस समिति का गठन होते ही इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी थी। तो अब इसमें राष्ट्रीय ध्वज इतनी जल्दी कैसे बन गया, तो बेसिकली हुआ तो ये था कि भाई जो कांग्रेस का जो फ्लैग था उसमें क्या कि अभी जो वर्तमान में अपन फ्लैग देखते हैं वही फ्लैग था, कलर तीनों कलर वही थे और बीच में जो चक्र था वो भी वही था। हालांकि वो जो चक्र था उसके वो जो था वो चरखे का चक्र है, यानी कि उस टाइम जो चरखा बना हुआ था गांधी जी का फ्लैग पे, तो उस चरखे को तो हटा दिया गया और बीच का जो चक्र था उसको रख लिया गया। और उसमें कहा गया भाई कोई पूछे तो बता देना है भाई ये तो हमने वहां से लिया, कहाँ से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया हुआ। इस प्रकार से नेशनल फ्लैग डिसाइड हो गया था 22 जुलाई 1947 को। और उसके बाद में अब समिति आती है एक ये हो गई क्या, प्रक्रिया के नियम समिति भी होगी। अब अपन मेन एक मुख्य समिति पढ़ेंगे, वो है प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति, ठीक है। हाँ शायद यही है। और हाँ एक सेकंड, एक समिति और बच जाती है इससे पहले, वो है कि भाई ड्राफ्ट की जांच हेतु विशेष समिति। ड्राफ्ट की जांच हेतु विशेष समिति। हाँ इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? कहीं पे जवाहरलाल नेहरू का भी जवाहरलाल नेहरू का भी नाम आता है, तो कहीं पे आता है कृष्ण स्वामी अय्यर। दोनों नाम आते हैं कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दोनों नाम आते हैं। तो ये अपने वैसे ही पिछली बार भी अपन बात की भाई ऐसे कोई भी नाम आए तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है आंसर कि भाई क्या आंसर होगा अपना। तो ये अपन ने समितियां पढ़ ली, संविधान सभा की कार्य समिति जीवी मावलंकर, प्रक्रिया के नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, और राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति, इसके भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया, जिसने कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का निर्धारण कर लिया था। फिर एक थी ड्राफ्ट की जांच हेतु विशेष समिति। ये क्या थी? तो बेसिकली ये था कि भाई जो ड्राफ्ट तैयार किया था, जो पहला ड्राफ्ट जो तैयार किया था वो तो BN राव द्वारा तैयार कर दिया गया, लेकिन जो मुख्य ड्राफ्ट तो जो था उसको तैयार किया गया था प्रारूप समिति के द्वारा। अब प्रारूप समिति के बारे में अपन पढ़ते हैं, उससे पहले ये जान लेते हैं ड्राफ्ट जो उन्होंने तैयार करके दिया था उसकी भी जांच की जानी थी संविधान सभा के समक्ष, उसके भी जांच की जानी थी। तो उसको कि कौन सी समिति जांच के लिए लाएगी, कौन सी समिति जांच करवाएगी, तो उसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो अब आगे बढ़ेंगे अपन प्रारूप समिति के बारे में। कौन सी समिति पढ़ेंगे?
प्रारूप समिति, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति। तो अब बात करते हैं अपन प्रारूप समिति की। तो इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को किया गया था प्रारूप समिति का गठन। तो अब इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष। तो उन सातों का नाम देख लेते हैं एक बार, तो फिर बाद में आगे बात करते हैं। तो पहले जो सदस्य थे वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान के पितामह कहा जाता है। तो पहले जो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके नाम देखना एक बार तुम, क्या गजब नाम आए हैं इसमें प्रारूप समिति में। चलेंगे आगे, आगे नाम देखोगे? हाँ, तो याद भी कर लेना, देखने से काम नहीं चलने वाला है, याद तो करने ही पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि सिलेक्शन लेना है। हाँ, तो पहले सदस्य हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरे हैं N गोपाल स्वामी अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। दूसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। वो एक मूवी होती है, उसमें भी ऐसे ही नाम, वो अपना नाम बताता ही जाता है। मूवी का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, मुत्तु स्वामी अय्यर ऐसा कुछ नाम बताता है वो, वैसे ही नाम याद है। साउथ के नाम है बेसिकली, ये साउथ के सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गया, और चौथा जो नाम है वो है मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। क्या भाई, स्पीड भी अपन ने बिल्कुल नॉर्मल रख रखी है, ताकि अपन को साथ साथ याद हो जाए। और साथ साथ याद तभी होंगे जब आप मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे बोल बोल के। मोहम्मद सादुल्ला हो गया। वो पांचवे जो थे वो थे KM मुंशी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, पूरा नाम ये था, लेकिन अपन को याद रखना है केवल KM मुंशी। छठे जो थे वो थे एक तो थे N माधव राव, गोपाल स्वामी अयंगर ही याद रख लेना, N का पता नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो N माधव राव थे। ये N माधव राव जो थे वो कब आए थे? जब BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। पहले कौन थे? BL मित्र थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया, तो फिर N माधव राव आए थे। फिर लास्ट में आए TT कृष्णामाचारी। कौन थे? TT कृष्णामाचारी। ये किसके स्थान पर आए थे? DP खेतान की मृत्यु के बाद। अब देखो, अब ये ऐसे तो याद होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, पर एक ट्रिक बताता हूँ, वो आपको समझ में आए तो। वैसे तो याद हो जाएंगे, ऐसी कोई डिफिकल्ट है नहीं, ज्यादा नाम तो है नहीं, लेकिन अपन ने शुरू से पता नहीं कितने ही नाम पढ़ लिए, तो वो कुछ डिफिकल्ट लगेंगे। तो अब अपन अध्यक्ष को छोड़ देते। अध्यक्ष तो वैसे ही याद रह ही जाने हैं, क्योंकि वो संविधान के पितामह जो थे भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अध्यक्ष तो ये हो गए। अब देखना, अब सब नाम को नोट करना है ना। इसमें क्या आ रहा है? गोपाल। क्या आ रहा है? गोपाल। किसका पर्यायवाची होता है? कृष्ण का होता है। इसमें सीधा सीधा आ रहा है कृष्ण। इसमें KM मुंशी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, इसमें भी कृष्ण आ रहा है। ये आ रहा है माधव। माधव किसका पर्यायवाची है? वो भी कृष्ण का। और यहाँ पे सीधा सीधा आ रहा है कृष्णामाचारी, ये भी कृष्ण का पर्यायवाची। और यहाँ पे अब एक नाम बचा था मोहम्मद सादुल्ला। तो यहाँ पे अपने ईश्वर के नाम आ रहे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग देखे तो। और यहाँ पे मोहम्मद साहब एक तरह से मुस्लिमों में गॉड का नाम ही होता है। तो ये एक तरह से देखे तो सारे कृष्ण ही भरे हुए थे संविधान प्रारूप समिति में। ये देख लो, अब तुम यहाँ पे देख लो, BL मित्र थे, इनका नाम कृष्ण से मिलता जुलता नहीं था,
तो स्वास्थ्य खराब हो गया इनका और त्यागपत्र देना पड़ा। फिर किसी ने डीपी खेतान जी को भी बताया कि भाई आप भी त्यागपत्र दे दो, क्योंकि आपका नाम भी कृष्ण से मिलता जुलता नहीं है, तो क्या पता आपका भी स्वास्थ्य खराब हो जाए। लेकिन भाई डीपी खेतान जी ने लाइटली लिया इसको, लाइटली लिया तो सीधा स्वर्ग ही सिधार गए। और फिर उसके बाद टीटी कृष्णाचारी उनके स्थान पर आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी कारणों से स्वास्थ्य खराब हो गया होगा, तो ये एक कोइंसिडेंट ही मान सकते हैं इसको। लेकिन हाँ, याद रखने के लिए अपने ये बेस्ट ट्रिक है। तो एक बार रिवाइज वापस कर लेते हैं। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 19 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अन्य सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और उसके बाद थे मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, उसके बाद में एन माधव राव, टीटी कृष्णाचारी। ठीक है, ये सभी होगी प्रारूप समिति। अब ये प्रारूप समिति जो गठित की गई उसके बारे में खास बात यह है कि प्रारूप समिति ने क्या किया। तो जैसे आपको बताया कि अपन ने फर्स्ट में पढ़ा था कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने तो क्या कि ब्रह्मा, जैसे कि बर्मा है, तो बर्मा तो एक छोटा सा कंट्री है, उसके संविधान बनाने में इतना कोई ये कठिनाई नहीं आई होगी। लेकिन अपने भारत देश को देखें अगर, तो भारत के स्टेट वाइज भी अपन देखें ना, तो काफी विभिन्नताएं, एक स्टेट में भी काफी विभिन्नताएं मिल जाती है। कल्चरल देख लो, पॉलिटिकल देख लो, जियो पॉलिटिकल देख लो, कैसे भी देखो आप, बहुत सारी विभिन्नताएं थी, बहुत सारी कम्युनिटी थी, बहुत सारे धर्म एक साथ निवास कर रहे थे भारत में। तो उन सब के लिए अलग अलग प्रोविजन करने थे, तो संविधान सब बनाना कोई इजी बात नहीं थी। तो अब क्या किया जाए कि भाई अब एक समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति, ये ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी। तो इसने क्या किया था कि भाई 60 अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा था, 60 अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया था, और उसके बाद संविधान, अपने इंडिया का संविधान लिखा था, भारत का संविधान लिखा था। तो अब यहाँ पे एक बात आती है, भाई 60 देशों के संविधान को पढ़ लिया इन्होंने और संविधान भी तैयार कर लिया, मात्र कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में। ठीक है, और अपन को कहते हैं कि भाई आपको आपकी पॉलिटिक्स सब्जेक्ट करनी है, उसमें अपन को 3-4 महीने लग रहे एक देश के संविधान को पढ़ने में। स्टेट की और इंडियन की करेंगे तो अपन को भी उसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन इन्होंने कितने 60 देशों के संविधान को पढ़ लिया था उस वक्त। तो अपन को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए, और कम से कम 60 देशों के संविधान को नहीं पढ़े फिर भी कम से कम अपने संविधान को तो कंठस्थ याद कर ले। ठीक है, अपने देश के संविधान को तो याद करना ही है, और चिंता मत करो, साथ मिलके याद करेंगे। और डायलॉग है ना एक सर का कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो पॉलिटी को पूरी को याद करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये होगी प्रारूप समिति। क्या किया था इसने? 60 देशों के संविधान को पढ़ा था, और भारत का संविधान जो था उसका जो अंतिम ड्राफ्ट था वो इसी ने तैयार किया था। अब वापस अपन स्टार्टिंग से समझ लेते हैं एक तरह से, भाई किस कब कब कौन से इवेंट हुए थे और किस प्रकार से संविधान लागू हुआ था। उसके लिए मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा, 1 मिनट भी नहीं लूंगा क्योंकि वो क्या हुआ था कि उस टाइम पानी पिया नहीं था, क्योंकि मेरा रूम पार्टनर जो है ना वो बड़ा ही आलसी है। मैंने कहा कि भाई पानी है, तो भाई पानी अब लेके आया, और उस टाइम मैंने इसको बोला था कि भाई पानी है क्या, धीरे से ही बोला था वह, लेकिन भाई ने देख रखी थी एनिमल मूवी, तो भाई कह रहा था कि भाई सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं। भाई एनिमल के डायलॉग मारने लग गया। मैं आगे कुछ बोलता उससे पहले ही भाई बोले कि कुछ ना बोल मोए मोए। भाई को दोनों रोग एक साथ हो गए, तो भाई साहब अब पानी लेके आए, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। देखो भाई, मेरा रूम पार्टनर जो है ना, वैसा रूम पार्टनर तो किसी का नहीं होना चाहिए, बहुत आलसी है। फिर भी क्या करें, जैसा भी है रखना तो पड़ेगा साथ में। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे प्रारूप समिति की।
तो क्या करें, अब आज की क्लास को यहीं खत्म करें या फिर आगे कंटिन्यू करें? वैसे मेरे हिसाब से एक क्लास और हो जाती है तो उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हो ही जाती पूरी, कुछ आलोचनाएं भी है वो भी पढ़ लेते, और जो संविधान लागू हुआ था उसके बारे में भी पढ़ लेते, 26 नवंबर, 24 जनवरी, कुछ डेट है उनके बारे में भी, तो उसके बारे में क्या है कि अपन को विस्तृत जानकारी लेनी होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको अगली क्लास में रख लेते हैं, ताकि क्या होगा कि भाई वो क्लास भी अपनी लगभग 1 घंटे के समथिंग हो जाएगी, और उसमें अच्छे से अभी पढ़ाएंगे तो क्या है कि अभी 1 घंटे से जैसे ही ऊपर निकलेगी क्लास तो ऐसा लगेगा कि भाई ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे अपन, और अब भी डिटेल में पढ़ लेंगे तो अगली क्लास छोटी हो जाएगी, तो क्यों ना बराबर मेंटेन करके चले। तो अभी की क्लास को मैं सोच रहा हूँ कि यही विराम दे, क्योंकि अब जो अगले जो टॉपिक बच्चे हैं वो अपने एक तो सीक्वेंस वाइज देखेंगे अपन उसको, अपन देखेंगे कि भाई कैसे संविधान सभा ने नहीं, प्रारूप समिति ने जो संविधान तैयार किया था वो किस तरह संविधान सभा के समक्ष रखा गया, 3 पठन में उसको पढ़ा गया संविधान को, उसमें जो कुछ संशोधन करने थे वो भी किए गए थे, और कुछ और नया ऐड करना था वो भी किया गया, और फिर वो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, 26 नवंबर 1949 को पारित भी हो चुका था, और 2015 से जो है ना 26 नवंबर को अपन क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और फिर संविधान बन तो गया था लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को ही क्यों हुआ, और जो संविधान सभा थी वो कितने टाइम तक बनी रही, और संविधान बनने में कितना समय लगा, कितने सेशन हुए थे, कितनी बैठकें हुई थी, इनकी सबकी जानकारी आगे लेंगे। और उसके बाद में अपन कुछ और संविधान सभा के बारे में छोटी मोटी जानकारी है, जैसे कि प्रतीक क्या था, लिखा किसने था, मतलब किसके हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ चित्र भी बने हुए हैं वो किसने बनाए, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे संविधान सभा की आलोचनाएं। आलोचनाएं वैसे तो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पेपर्स होते हैं उसमें पूछते नहीं है, वैसे तो ये आरएस मेंस के टॉपिक में कवर होता है, लेकिन जिस तरह से आजकल के जो एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहे हैं दिन ब दिन, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, क्या पता किसी एग्जामिनर के दिमाग में आ जाए और वो आलोचना में से ही कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन कर ले, तो अपन उनको भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे तो वैसे ही नहीं है, तो समझने में अपना क्या जा रहा है, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ही लग जाएंगे, तो वो पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म। उसके बाद में अगला जो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे अपन प्रस्तावना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक बात, लाइक जरूर करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि उसको भी इसका फायदा मिल सके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, और आगे की क्लास अपन आगे कल करेंगे कंटिन्यू।